नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सेवा नियम के पार्ट फर्स्ट के अध्याय 11 अवकाश विभिन्न प्रकार मतलब लीव के जो वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नियम 87 अपने अवकाश की प्रयोज्यता मतलब एप्लीकेबिलिटी मतलब किस पर लागू होएगा। अवकाश के ये जो नियम है किस पर लागू हैं, तो स्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी, परंतु जो अवकाश अस्थायी कर्मचारी को दिया जाएगा उनके लिए अलग से अवकाश खाते में लिखा जाएगा। मतलब जो परमानेंट पोस्ट पर लगे हुए कर्मचारी है उन पर ये अवकाश के नियम लागू होंगे, लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी होंगे, टेम्प्रेरी एम्प्लॉय होंगे, उनको भी अगर अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो उनके लिए अलग से लीव अकाउंट में उनका खाता रखा जाएगा। फिर नियम 87 ये है उपार्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश का लेखा आरएसआर के परिशिष्ट 2 कैम में अंकित प्रपत्र एक संख्या में रखा जाएगा। मतलब जो आपके प्रिविलेज्ड लीव होगी और जो हाफ पे लीव होगी, अर्धवेतन अवकाश और उपार्जित अवकाश है, इनके अवकाश का लेखा जो होएगा वो आरएसआर के जो परिशिष्ट 2 है अपेंडिक्स 2 के उसमें जो अंकित प्रपत्र है उसका परफॉर्मा जो 1 है उसमें रखा जाएगा। फिर नियम 87 है राजपत्रित अधिकारियों का अवकाश लेखा जहां उनकी सर्विस बुक रखी जाती है वहां रहता है, जबकि यह राजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश लेखा कार्यालय अध्यक्ष के पास रखा जाता है। मतलब जो गेजेटेड ऑफिसर होंगे उनके जो लीव जो अकाउंट होगा, जो अवकाश लेखा होगा, वो वहाँ पर रखा जाएगा जहाँ उनकी सर्विस बुक रखी जाती है। सर्विस रिकॉर्ड जहाँ होएगा वहाँ पर उनकी अवकाश लेखा रहता है, जबकि जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, राजपत्रित कर्मचारी है, उनका अवकाश लेखा जो हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालय अध्यक्ष होता है उनके पास रहता है। फिर नियम 88 है विभिन्न प्रकार के अवकाश आपस में मिलाकर संयोजन के साथ लिए जा सकते हैं। मतलब वेरियस टाइप्स के जो लीव होंगे उनको आपस में मिलाकर एक साथ लिया जा सकता है। फिर नियम 89 है सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके बाद उसको कोई लीव सैंक्शन नहीं होगी, अवकाश नहीं दिया जाएगा। इसमें जो एक अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, वो है नियम 65। नियम 65 में अपन ने बात की थी कि सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर चला जाता है कर्मचारी और उसको अवकाशों से पहले ही बुलाकर पुनः नियोजित कर दिया जाता है, तो बचे हुए अवकाश वो सेवानिवृत्ति के बाद भी ले सकता है, तो वो उसका अपवाद है। फिर विभिन्न प्रकार के अवकाशों की बात अपन कर लेते हैं। तो यहाँ नियम 91 है उपार्जित अवकाश मतलब प्रिविलेज लीव, जिसको पीएल भी कहते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में। फिर इसका नियम 1 है एक राज्य कर्मचारी जो स्थायी है या अस्थायी है को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन के उपार्जित अवकाश दे होंगे। मतलब कोई भी जो स्टेट एम्प्लॉय होगा, वो चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो, उसको एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन के पीएल मिलेगी। फिर है इसका दिनांक 12/12/2012 मतलब 12 दिसंबर 2012 के आदेश अनुसार राज्य कर्मचारी उपार्जित अवकाश अधिकतम 300 + 15 दिवस जमा रख सकता है। ये संख्या पहले 300 दिवस तक रख सकते थे अपन अधिकतम जो अपने उपार्जित अवकाश थे, लेकिन अब इसको बढ़ा के 12 दिसंबर 2012 से इसको 300 + 15 मतलब 15 एडवांस में और अपन रख सकते हैं। तो जब आप पहले छुट्टियां लोगे, पीएल लोगे, तो ये 15 वाली जो एक्स्ट्रा है इसमें से एडजस्ट होएगी, उसके बाद 300 में से एडजस्ट होती है। फिर 2 कैफ का फर्स्ट है कि राज्य कर्मचारी उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 2 बार 1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन के उपार्जित अवकाश अग्रिम रूप से जमा किए जाएंगे। मतलब जो राज्य कर्मचारी होगा उसको पीएल कैसे मिलेगी, उसके खातों में कैसे एंट्री होएगी, तो उसको साल में 2 बार एडवांस मिलेगी। कब कब, एक तो शुरू होते ही 1 जनवरी को 15 मिल जाएगी, उसको टोटल 30 मिलनी है, उसमें 2 टुकड़ों में मिलेगी 15-15। 1 जनवरी को एडवांस मिल जाएगी, 15 उसके खातों में जुड़ जाएगी, वो ले सकता है 1 जनवरी के बाद 15 छुट्टियाँ, और 1 जुलाई को 15 और जुड़ के इस हिसाब से पूरे साल की 1 कैलेंडर वर्ष की टोटल 30 अग्रिम अवकाश उसको उपार्जित अवकाश अग्रिम रूप से मिलेंगे। राजस्थान सशस्त्र पुलिस के जो कार्मिक होंगे उनको जो मिलेगी 15 दिन की जगह 21 दिन की एक छमाही में छुट्टी मिलेगी। जो आपको 1 जुलाई को और 1 जनवरी को जो एडवांस में मिल रही है पीएल, वो 15 की जगह 21 मिलेगी। इस हिसाब से उनको टोटल जो साल कैलेंडर ईयर में जो मिलेगी उपार्जित अवकाश वो 42 मिलेंगे 30 की जगह। फिर सेकंड पॉइंट है पदभार ग्रहण काल, जो कि स्थानांतरण पर नियमों में अधिकतम 15 दिन तक देय है। यदि इस अवधि को उपभोग में लिए बिना ही कर्मचारी नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है तो उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में पदभार ग्रहण काल की अवधि उपभोग में नहीं ली गई है जोड़ी जाएगी। मतलब किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है उसको पदभार ग्रहण काल मिलता है, ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, जो कि उसको अधिकतम 15 दिन तक मिल सकता है।
यदि वो बिना इनका उपभोग किए ही ज्वाइन कर लेता है या कम छुट्टियां 15 की जगह मान लो उसको 15 मिलते हैं और वो 10 ही दिन काम में लेके 10 दिन में ज्वाइन कर लेता है, तो जो 5 बच गए वो भी उसके उपार्जित अवकाशों में जोड़ा जाएगा, मतलब पीएल काउंट होएगी। और 15 की 15 अगर वो काम में नहीं लेता, वो डायरेक्ट सीधे ही अगले दिन ही ज्वाइन कर लेता है, तो 15 दिन जुड़ेंगे उसके उपार्जित अवकाश, मतलब जो काम में नहीं आएंगे वो उपार्जित अवकाश माने जाएंगे। फिर है कैलेंडर वर्ष की 6 माही में असाधारण अवकाश पर रहने पर उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का अवकाश कम कर दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिवस होगी। मतलब किसी भी कैलेंडर वर्ष की 6 माही होगी, जो 6 महीने होंगे, उसमें कोई भी कर्मचारी असाधारण अवकाश पर रहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर रहता है, तो जो उसको उपार्जित अवकाश मिलेंगे, उसके जो खाते होंगे उपार्जित अवकाश के, उसमें से प्रत्येक 10 EOL मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव असाधारण अवकाश पर रहने पर 1 PL कम हो जाएगी। 10 छुट्टियों पर 1 उपार्जित अवकाश कम होएगा, और ये मैक्सिमम 15 दिवस तक हो सकता है। 15 दिवस तक आप उपार्जित अवकाश उसका कम कर सकते हो। अब अपन बात करें मासिक आधार पर, मतलब पूर्ण माह पर उपार्जित अवकाश की क्या दर रहेगी। मतलब मान लो कोई बीच में ज्वाइन कर ले, मतलब 1 जनवरी को नहीं हो, मार्च में आए, अप्रैल में आए, या फिर जुलाई के बाद कभी भी, अगर सितंबर में कभी भी आए, तो अपन ने तो अभी बात की 1 जनवरी और 1 जुलाई को उसको एडवांस मिलती है, लेकिन बीच में आने पर यहाँ मासिक आधार पर गणना की गई है, मतलब उपार्जित अवकाश की। मतलब पूर्ण माह जब पूरा महीना होगा उसमें ही उसको वो PL मिलेगी। अगर उसमें डेज कम ज़्यादा रह जाते हैं तो उसमें उस माह को काउंट नहीं करेंगे। अब जो साधारण राज्य कर्मचारी होंगे जिसको 30 दिन की छुट्टियां मिलती है पूरे साल में, तो उसको जो पूर्ण माह पर मिलेगी वो 2.5 दिन की मिलेगी। तो 2.5 दिन किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्यों आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सीधा सा फॉर्मूला है इसका कि जैसे साल भर के लिए आपको मिल रही है 30 दिन PL, तो अब साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 2.5 दिन ही आएंगे। तो मतलब 1 महीने के हिसाब से पूर्ण माह पर 2.5 दिन का उसको उपार्जित अवकाश मिलेगा। और RAC के जवान होंगे जो, उनको कितना मिलेगा, जो सशस्त्र पुलिस बल के, उनको मिलती है टोटल 42, तो 42 डिवाइड बाई 12 करोगे तो वो 3.5 दिन मिलेगी उसको। ऐसे न्यायालय के स्टाफ को 12 दिन की छुट्टियां मिलती है, वो अपन आगे भी बात करेंगे उसके लिए। तो वो साल भर में 12 मिलती है, तो 12 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 1 दिन मिलेगी, मतलब पूर्ण माह के हिसाब से। इस हिसाब से उपार्जित अवकाश मिलेंगे जो बीच में ज्वाइन करता है। फिर थर्ड है इसका सेवा नियम 59 के अनुसार एक कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। गंभीर रोग से पीड़ित होने पर एक समय में 300 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब सेवा नियम 59 के अनुसार जो है नियम में जो प्रावधान है उसके हिसाब से एक समय में अधिकतम जो PL जो स्वीकृत कर सकते हैं, मतलब वो 120 दिन की हो सकती है। लेकिन कोई गंभीर रोग से पीड़ित हो गया वो कर्मचारी, तो उसको एक समय में 300 दिन के उपार्जित अवकाश भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। फिर 4 का है, यदि कर्मचारी 6 माह के मध्य में नियुक्त होता है तो प्रत्येक पूर्ण माह पर 2.5 उपार्जित अवकाश दे। RAC के सदस्यों को 3.5 तथा न्यायालय के सदस्यों को 1 अवकाश दे होगा, ये अपन ने पहले ही बात कर ली। फिर है, यदि कर्मचारी की 6 माह के मध्य मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो घटना वाले माह तक का अवकाश दे होगा। मतलब किसी की मृत्यु हो जाए कर्मचारी की, या वो त्यागपत्र रेजिग्नेशन दे के चला जाए, तो जिस दिन घटना हुई है, मतलब या तो उसकी मृत्यु हो गई है, वो त्यागपत्र दे दिया, उस महीने तक का उसको PL मिलेगा, अवकाश मिलेगा। तो लेकिन वो पूर्ण माह तक के हिसाब से ही उसकी कैलकुलेशन होगी। फिर नियम 91 ये है, सेवा में रहते उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान। मतलब नियम 91 में ये दे रखा है कि आप सर्विस में हो और आप आपके PL की एवज में, मतलब एनकेस करवाना चाहते हो, जो आपके पास PL पड़ी है, उपार्जित अवकाश है, उनके बदले नगद भुगतान लेना चाहते हो, तो एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके एवज में नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ ये याद रखना है, अभी तक अपन कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, जो उसको अर्न होएगी PL वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होएगी 1 जनवरी और 1 जुलाई को, मतलब पूरा साल चलेगा जनवरी से दिसंबर तक का। जबकि अब जो आप सरेंडर लोगे, सरेंडर करके आप इसको एनकेस करवाओगे PL को, वो फाइनेंशियल ईयर चलेगा अप्रैल से मार्च तक का। तो इसमें अधिकतम 15 दिन का आप उपार्जित अवकाश समर्पित करा सकते हो, जितना आपके पास है उसके हिसाब से मैक्सिमम 15 दिन, उनके बदले में एनकेस करवा के नगद भुगतान प्राप्त कर सकते हो। समर्पित अवकाश की एवज में नगद भुगतान की गणना मूल वेतन, बेसिक पे एवं महंगाई भत्ते के योग पर 30 दिन के माह के आधार पर गणना की जाएगी। मतलब अब जो आप कैलकुलेट करोगे इसके बदले नगद भुगतान कितना होना है, तो उसकी गणना जो होगी वो मूल वेतन यानी बेसिक पे प्लस उसमें DA जोड़ देंगे, महंगाई भत्ता जोड़ देंगे, उसके हिसाब से 15 दिन की कैलकुलेशन 30 दिन का महीना मानते हुए की जाएगी कि 30 दिन के हिसाब से बेसिक पे और महंगाई भत्ता इतना है, तो 15 दिन का कितना होगा,
या कम दिन की भी वो करवाता है तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होएगी। अवकाश के प्रार्थना पत्र की दिनांक को कर्मचारी के खाते में अवकाश डेबिट होंगे। जब भी कर्मचारी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देगा, एप्लीकेशन देगा, उस दिन उसके कर्मचारी के खाते में उसके अवकाश डेबिट कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। फिर 91 है सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान। अभी तक अपन बात कर रहे थे कि वो सर्विस में ही है, सेवा में रहते हुए वो उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान लेता है। अब बात करते हैं उसकी रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्ति पर जो उसके खातों में बकाया शेष है उपार्जित अवकाश का, उसके बदले वो नगद भुगतान लेना चाह रहा है। तो अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में अधिकतम 300 दिन नगद भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना निम्नानुसार होगी। मतलब रिटायरमेंट पर उसकी जो कैलकुलेशन होगी, उसकी जो फॉर्मूला है वो नीचे दे रखा है, लेकिन मैक्सिमम जो उसको एनकेस करवा सकता है, नगद भुगतान मिल सकता है, वो 300 दिन का ही मिलेगा। तो क्या है फॉर्मूला, सेवानिवृत्ति के दिन मूल वेतन तथा उस पर महंगाई भत्ता। अभी अपन बात ही कर रहे थे पिछले में कि अपन जो 15 दिन की कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें भी अपन मूल वेतन और उसमें महंगाई भत्ता ले रहे थे। तो ये उस दिन होता है जिस दिन वो अप्लाई करता है। अब यहाँ सेवानिवृत्त हो गया तो सेवानिवृत्ति वाले दिन जो उसका मूल वेतन और महंगाई भत्ता होगा उसको जोड़कर इनटू उपार्जित अवकाश की संख्या अधिकतम 300 दिवस, मतलब 300 दिन तक उसकी उपार्जित अवकाश के लिए जितने उसके खातों में शेष है 300 तक, वो उससे मल्टीप्लाई होकर डिवाइड बाई 30, मतलब 30 दिन का महीना मानते हुए डिवाइड बाई 30 कर देंगे। तो यहाँ पर उसके जो सेवानिवृत्ति के समय जो उपार्जित अवकाशों के बदले जो उसको नगद भुगतान मिलेगा उसकी राशि की अमाउंट आ जाएगी हम। फिर 91 नियम 91 से है कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान। मतलब सेवानिवृत्ति से पूर्व ही उसकी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो उपार्जित अवकाश हैं उसके खातों में शेष हैं उनके बदले नगद भुगतान किस हिसाब से मिलेगा। तो सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने पर कर्मचारी के लेखों में शेष देय अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों का भुगतान ऊपर दी गणना के हिसाब से ही होगा। मतलब जो अपन ने कैलकुलेशन की है रिटायरमेंट में जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, जो उसके शेष बचे होंगे डेथ के टाइम उपार्जित अवकाश उसके हिसाब से। फिर सेवानिवृत्ति पर समर्पित अवकाशों के भुगतान की गणना आधे से कम दिन को शून्य तथा आधे या अधिक को 1 दिवस माना जाएगा। मतलब सेवानिवृत्ति पर कोई समर्पित अवकाश करवाता है तो जो आधा दिन होगा उसको तो छोड़ देंगे, शून्य मान लेंगे, आधे या आधे से ज़्यादा कोई टाइम होगा उसको पूरा दिवस माना जाएगा। मतलब आधे से ज़्यादा समय को दिन को पूरा दिवस माना जाता है। तो नियम 92 विश्रामकालीन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु विशेष नियम। मतलब जो वेकेशनल डिपार्टमेंट होंगे उसमें जो ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ लगे हुए होंगे उनके लिए जो स्पेशल रूल्स है वो क्या है। तो एक है विश्रामकालीन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को किसी एक कैलेंडर वर्ष में की गई कर्तव्य अवधि के एवज में उपार्जित अवकाश नियमानुसार देय होगा। मतलब वेकेशनल डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी लग रहे होंगे उनको एक वर्ष में कैलेंडर वर्ष में जो कर्तव्य अवधि की है उनने ड्यूटी की है परफॉर्म, उसके लिए जो उपार्जित अवकाश मिलेंगे वो निम्नानुसार देय होंगे। क्या होंगे, पहला पॉइंट है विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश दे होंगे। जो मतलब स्कूल हो गए, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो गए और कॉलेज हो गए, इसमें जो टीचिंग का कार्य करवा रहे होंगे, टीचिंग फैकल्टी होगी, जो अधिकारी कर्मचारी होंगे उनको एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिवस का उपार्जित अवकाश दे होगा। मतलब 15 दिन ही उनको पीएल मिलेगी, जबकि अभी तक अपन ऊपर बात करें तो जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 30 दिवस का पीएल मिलती है। सेकेंड है पे किसी कैलेंडर वर्ष में नियुक्त या सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.25 दिवस की दर से उपार्जित अवकाश जमा किए जाएंगे। मतलब पूर्ण माह के लिए किसी महीना पूर्ण हो गया, मतलब वो कोई सेवानिवृत्त हो गया है, कोई बीच में नियुक्त हुआ है या कोई मृत्यु हो गई है, तो जो कैलकुलेशन करेंगे वो पूर्ण माह पर 1.25 दिवस उसके जुड़ेंगे उपार्जित अवकाश। तो वही बात है 15 डिवाइड बाई 12 करोगे तो महीने के हिसाब से 1.25 दिवस आ जाते हैं। याद रखने के लिए अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर है विश्रामकालीन विभाग का अध्यापन कार्यरत कर्मचारी अधिकारी किसी कैलेंडर वर्ष में विश्राम कालों का उपभोग नहीं कर सके तो उसे ऐसे अनुपयोजित विश्राम कालों के एवज में 15 अतिरिक्त दिनों को उसके अवकाश खातों में जोड़ा जाएगा। मतलब कोई विश्राम काल का उपभोग नहीं करता है, जो उसको वेकेशन मिलता है उनका उपभोग नहीं करता है, तो 15 दिन जो ऐसे अनुपयोजित विश्राम काल होंगे उनके एवज में उसको 15 दिन का अतिरिक्त अवकाश उसके खातों में जोड़ दिया जाएगा। फिर 2 का फर्स्ट है दीवानी न्यायालय के अधिकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा, जो उसके खातों में 1 जनवरी को 6 तथा 1 जुलाई को 6 अग्रिम जमा किए जाएंगे। मतलब जो कोर्ट में लग रहे होंगे ऑफिसर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का पीएल मिलेगी, 30 हो गई
वैकेशनल में 15 हो गई और कोर्ट वगैरह में 12 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है। तो ये 3 कैटेगरियाँ हो गई है जो उसके खातों में 1 जनवरी को 6 तथा 1 जुलाई को 6 अग्रिम जमा किए जाएंगे। मतलब वही आधी आधी मिलेगी, एडवांस में मिलेगी, तो 12 का आधा आधा करोगे तो 6 होता है। फिर सेकंड है, प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा उस 6 माही में 6 दिवस होगी। तो यहाँ पर जो उसके पीएल में से कम होएगी, अगर कोई असाधारण अवकाश पर रह जाता है तो उसके 10 में 1 दिवस, जैसे अपन ने पहले बात की थी, वो कम होती है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम जो होंगे वो 6 माह में 6 दिवस होंगे। मतलब पूरे साल में टोटल 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती असाधारण अवकाश के हिसाब से पीएल कम, जबकि ऊपर अपन ने पढ़ी थी वो 15 दिवस थी। किसी कैलेंडर वर्ष में दीवानी न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी को विश्राम काल के उपभोग से रोकने के एवज में 18 के अनुपात में अवकाश दिए जाएंगे। मतलब किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को विश्राम काल नहीं दिया जाता है, विश्राम काल से रोक दिया जाता है, वो नहीं ले पाता, उनका उपभोग नहीं कर पाता है, तो 18 के एवज में जितना भी कम वो विश्राम काल का उपभोग करता है उस हिसाब से उसको 18 दिवस तक अवकाश उसके एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएंगे। अभी अपन ने ऊपर बात की थी कि विश्राम काल में जैसे शिक्षा विभाग वगैरह थे उनमें 15 दिवस एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं या 18 दिन एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे। फिर नोट है यहाँ पे, नियम 97(1) के अनुसार उपार्जित अवकाश में वेतन अवकाश से पूर्व प्राप्त वेतन के अनुसार दिया जाएगा, परंतु इस अवधि में विशेष वेतन नहीं है। मतलब अब अपन ने ये तो बात कर ली किस किस को कैसे कैसे उपार्जित अवकाश मिलेंगे। मान लो कोई आप उपार्जित अवकाश लेना चाहते हो, छुट्टियां लेना चाहते हो और उपार्जित अवकाश के रूप में लेना चाहते हो और उपार्जित अवकाश का उपभोग करना चाहते हो, तो जो आपकी अवकाश अवधि होगी उसमें वेतन क्या मिलेगा। तो अवकाश वेतन जो होगा वो जो आप अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहे थे वही वेतन होगा, बस उसमें विशेष वेतन आपको नहीं मिलेगा, मतलब स्पेशल पे नहीं मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं नियम 93(1) की अर्धवेतन अवकाश, मतलब हाफ पे लीव, जिसको अपन HPL भी बोलते हैं। तो एक राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश स्वीकृत होगा। यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी कारणों के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब किसी भी कर्मचारी को जब उसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण वर्ष हो जाएगा, उसकी सेवा जब 1 साल की हो जाएगी, तब उसको हर 1 साल की सेवा पे 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश मिलता है, HPL मिलता है। तो यहाँ साथियों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पूर्ण वर्ष जो होगा ये जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन से काउंट होता है। यहाँ पे ना तो कोई वित्तीय वर्ष होगा ना कैलेंडर वर्ष होगा। आपने अगर 17 जुलाई को ज्वाइन किया तो 17 जुलाई से 16 जुलाई जो अगले साल की होगी वहाँ तक 1 साल माना जाएगा, और अगले साल की 16 जुलाई को आपके 20 दिन आपके खातों में अर्धवेतन अवकाश जुड़ जाएगा। और इस अवकाश को आप कैसे ले सकते हो, तो इसको आप चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट या किसी निजी कारणों से पर्सनल जो आपके रीजन्स होंगे उनके आधार पर आप इसको स्वीकृत करा सकते हो। तो अब यहाँ नोट क्या है, नियम 97(2) के अनुसार अर्धवेतन अवकाश अवधि में बीमारी और अध्ययन के मामले में आधा वेतन या राशि रुपये 59,000 प्रति माह जो भी कम हो वेतन दिया जाएगा। तो मतलब हाफ पे लीव में आपको क्या राशि मिलेगी, वेतन अवकाश वेतन राशि, तो वो आपको आधी मिलेगी, आधी या 59,000 रुपये प्रति माह जो भी कम होगा। मतलब आप बीमारी की वजह से या अध्ययन के लिए जो अर्धवेतन अवकाश लोगे उसमें आपको 59,000 की सीलिंग लगा रखी है, बाकी में आधा वेतन मिलेगा। जबकि इन 2 मामलों में आप लेते हो तो आपको 59,000 रुपये प्रति माह या आधा वेतन जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। ये पहले 23,000 रुपये लिमिट थी जिसको बढ़ाकर अब 59,000 कर दिया, मतलब ये एक तरह से अपडेट हो गई है RSR में। फिर नियम 93(2) है रूपांतरित अवकाश, मतलब कम्यूटेड लीव। तो इसका क्या है, स्थायी सेवा के एक राज्य कर्मचारी को प्राधिकृत चिकित्सा के प्रमाण पत्र के आधार पर अर्धवेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब जो भी परमानेंट सर्विस के एम्प्लॉय होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, उनको जो ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर होंगे, जो डॉक्टर होंगे, उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर जो आपके खाते में, मतलब कर्मचारी के खाते में जो भी अर्धवेतन अवकाश होंगे उनकी आधी संख्या तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत हो सकते हैं। फिर है, एक समय में देय अर्धवेतन अवकाशों में से 180 दिन तक के अर्धवेतन अवकाश किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में प्रमाणित करने पर स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब जो भी आपके अर्धवेतन अवकाश हैं आपके खातों में, उनमें से 180 दिन तक, मतलब जितने हैं उसके हिसाब से 180 दिन मैक्सिमम तक आपको किसी भी जो अप्रूव पाठ्यक्रम होगा, मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसके लिए सक्षम अधिकारी ये डिसाइड कर ले या ये प्रमाणित कर दे कि ये सार्वजनिक हित में है उसका ये पाठ्यक्रम पर जाना, तो 180 दिन तक का अर्धवेतन अवकाश उसको स्वीकृत किया जा सकता है। जब किसी कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे तो उसके एवज में दुगुनी संख्या में अर्धवेतन अवकाश लेखों से घटा दिए जाएंगे। मतलब
अभी अपन ने बात की थी आधी संख्या तक उसको अर्धवेतन अवकाश मिल सकते हैं, तो जब उसको रूपांतरित अवकाश मिलेंगे तो उसकी दुगुनी संख्या में उसके अर्धवेतन अवकाश घटा देंगे उसके। मतलब 10 दिन का अगर रूपांतरित अवकाश वो लेता है तो 20 दिन के उसके अर्धवेतन अवकाश कम हो जाते हैं। फिर नोट 97(3) के अनुसार रूपांतरित अवकाश में उपार्जित अवकाश के समान वेतन देय होगा। क्यों होएगा रूपांतरित अवकाश में आपको उपार्जित अवकाश के समान? अर्धवेतन अवकाश में अपन ने पढ़ा था कि उसको वेतन आधा मिलता है, आधा मिलता है मतलब अब हमने ये बात की। अब ऊपर की अर्धवेतन अवकाश में जो लेखे के जो अवकाश होंगे वो अपन दुगुनी संख्या में घटाएंगे, तो दुगुनी संख्या में देखा जाए तो एक अवकाश के बदले 2 अर्धवेतन अवकाश कम हो रहे हैं, तो आधा आधा वेतन मिला के एक वेतन हो जाता है पूरा इस हिसाब से, तो इसलिए इनको पूरा वेतन मिलेगा अवकाश अवधि में। फिर 93(3) है अदेय अवकाश, लीव नॉट ड्यू, मतलब जो अदेय अवकाश होते हैं जो उसको ड्यू नहीं है, मतलब उसको देय नहीं है, उन वो कौन से अवकाश होते हैं? तो जब स्थायी राज्य कर्मचारी के पास अन्य अवकाश शेष नहीं हो तब यह अवकाश अर्धवेतन अवकाश के अग्रिम के रूप में दिए जाते हैं। मतलब किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास सारे जो उसके अवकाश हैं, जो लीव हैं, वो सारी ख़त्म हो गई हो तो ये अवकाश क्या है कि अर्धवेतन अवकाश मतलब हाफ पे लीव के एडवांस के रूप में देंगे, मतलब उसको अग्रिम के रूप में दे देंगे। मतलब उसके पास नहीं है फिर भी उसको एडवांस दे दिया कि आगे एडजस्ट कर लेंगे। स्थायी सेवा के राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत होते हैं, मतलब ये अवकाश स्थायी सेवा के जो कर्मचारी होंगे उनको जो कंडीशंस क्या है जिसको स्वीकृत करेंगे, तो सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर कि कर्मचारी अदेय अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर वापस उपस्थित हो जाएगा। मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसको ये संतुष्ट हो जाना चाहिए, उसको ये लग जाना चाहिए कि भाई ये अदेय अवकाश समाप्त होने के बाद वो वापस ड्यूटी पर आ जाएगा। अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या से अधिक नहीं होगी जो एक राज्य कर्मचारी से अवकाशों से वापस आकर उतनी संख्या में अर्धवेतन अवकाश अर्जित कर सके। मतलब इतनी संख्या नहीं दी जाएगी उसको, अदेय अवकाश उस संख्या से ज़्यादा नहीं होंगे जितनी वो अर्धवेतन अवकाश अर्जित कर सकता है। मान लो वो उसका रिटायरमेंट ही हो और वो अदेय अवकाश पूरे करके वापस आके इतने अर्धवेतन अवकाश अर्जित नहीं कर पाएगा जितने उसको अदेय अवकाश दे दिए, तो उस लिमिट में दिए जाएंगे कि जितने वो अर्जित कर सकता है सेवा में आकर उतने ही उसको अदेय अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। फिर संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम अवकाश 360 दिन, एक समय में 90 दिन, जो चिकित्सा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य आधार पर 180 दिन तथा बीमारी के मामले में पूर्ण सीमा तक स्वीकृत किया जा सकेगा। मतलब किसी भी कर्मचारी को अदेय अवकाश जो है वो पूरी जो इसकी सेवा काल होगी, जो उसकी पूरी सर्विस होगी, उसमें मैक्सिमम 360 दिन तक का दिया जा सकता है और एक बार में 90 दिन दे सकते हैं मैक्सिमम, मतलब ये लिमिट है। जो चिकित्सा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा किसी और अन्य रीजन से लेगा तो 180 दिन तक उसको मैक्सिमम दे सकते हैं एक बार में, और बीमारी के मामले में कोई लिमिट नहीं है, पूर्ण सीमा तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है। अदेय अवकाश स्वीकृत किए जाने पर वह कर्मचारी के अर्धवेतन अवकाशों के खाते में नाम लिखे जाएंगे। तो अपन ने वही बात कर दी, ये एडवांस में दिए जाते हैं अर्धवेतन अवकाश के, तो जब एडवांस में दिए हैं तो जब ये अर्धवेतन अवकाश उसको मिलेंगे, उसको अर्जित होंगे तो उसमें से ये कम किए जाएंगे। तो नोट क्या है यहाँ, अदेय अवकाश में वेतन 97 नियम 97(2) अर्धवेतन अवकाश के समान दिया जाएगा। तो यहाँ वेतन जो मिलेगा वो 97(2) में अर्धवेतन में जो वेतन मिलता है उसी हिसाब से इसको दिया जाएगा वेतन। फिर नियम 93(4) है नियमित नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर रूपांतरित अवकाश तथा अदेय अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। मतलब नियमित नियुक्ति हो गई, आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया, उसकी 3 वर्ष की सेवा हो गई हो उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद, उसके बाद ही आपको रूपांतरित अवकाश मतलब कम्यूटेड लीव और अदेय अवकाश मतलब लीव नॉट ड्यू ये स्वीकृत हो सकती है 3 साल की सर्विस के बाद ही। फिर नियम 93(5) है सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अंतर्गत असमर्थता के आधार पर सेवानिवृत्त या पेंशन नियम 1996 के नियम 53 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिए जाने पर उसे अवकाश वेतन संबंधी वसूली बनती हो तो नहीं की जाएगी। या तो उसकी मृत्यु हो गई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए, या पेंशन नियम 1996 के जो 35 है नियम उसके अंतर्गत अगर कोई असमर्थता हो गई हो जो उसमें डिक्लेयर कर रखी है, उसके आधार पर अगर उसको रिटायर करा जाता है कर्मचारी को, या पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत नियम जो है 53 उसके अंतर्गत अगर उसकी रिटायरमेंट किया जाता है अनिवार्य रूप से नेसेसरी जो रिटायरमेंट होगा कंपलसरी रिटायरमेंट, तो इन जो सिचुएशंस होगी उसमें अगर उसके कोई सैलरी से कोई वसूली बनती है, कोई रिकवरी बनती है तो वो वसूली नहीं की जाएगी, वो रिकवरी नहीं होएगी, वो समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई और मामला होगा तो उसमें अवकाश वेतन की मतलब लीव की जो भी सैलरी की जो भी रिकवरी होगी वो उससे कर्मचारी से की जाएगी। फिर नियम 93 ये है विशेष चिकित्सा अवकाश।
तो जो स्पेशल मेडिकल लीव मिलेगी वो किसको मिलेगी? तो पुलिसकर्मियों को टीबी रोग के निदान के लिए विशेष अवकाश राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत देय एवं बकाया अवकाश नहीं होने पर, राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा के सदस्यों को क्षय रोग से पीड़ित होने पर तथा संपूर्ण सेवा अवधि में 6 माह की अवधि तक विशेष चिकित्सा अवकाश देय है। इस अवधि में अवकाश से पूर्व के वेतन के समान वेतन देय होगा। मतलब जो पुलिसकर्मी होगी वो कोई टीबी का रोग से पीड़ित हो गया हो तो उसको, और उसके पास कोई भी देय और बकाया अवकाश नहीं हो, उसके पास कोई भी अकाउंट पेंडिंग, मतलब उसके पास बैलेंस में नहीं हो, सारे अवकाश उसके ख़त्म हो गए हो, तो पुलिस सेवा के जो भी अधीनस्थ पुलिस सेवा के जो भी सदस्य होंगे उनको संपूर्ण सेवा अवधि में 6 माह तक की अवधि का विशेष चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है। इस अवधि में जो उसको सैलरी मिलेगी वो पूर्ण वेतन के समान ही वेतन उसको पूर्व के, मतलब अवकाश पर जाने से पहले जो उसका वेतन था उसी के समान वेतन उसको दिया जाएगा। फिर नियम 94 है सेवा समाप्ति अवकाश, मतलब टर्मिनल लीव। तो टर्मिनल लीव किसको कहते हैं? तो अस्थायी राज्य कर्मचारी को उनकी सेवा समाप्ति पर उनके उपार्जित अवकाश लेखों में देय उपार्जित अवकाशों की सीमा तक अधिकतम 300 दिन सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। मतलब जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉय होंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है मान लो बीच में ही, तो उनके जो उपार्जित अवकाश होंगे, उनको जो पीएल मिली होगी उनके खातों में जो देय उपार्जित अवकाश है वो मैक्सिमम 300 दिन तक, तो उनको सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं उस लिमिट तक। अस्थायी राज्य कर्मचारी जो स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है उसे सेवा समाप्ति अवकाश उसके उपार्जित खाते में शेष अवकाश से आधी संख्या में देय होगा, जो किसी भी स्थिति में 150 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब कोई कर्मचारी है वो रेजिग्नेशन दे देता है स्वेच्छा से, उसकी खुद की इच्छा से वो रेजिग्नेशन दे के त्यागपत्र देकर छोड़ कर चला जाता है, सेवा समाप्त कर देता है, तो उसको जो उपार्जित अवकाश में जो उसके शेष अवकाश होंगे, मान लो उसके पास 150 अवकाश है तो उनकी आधी संख्या तक, मतलब 75 जो अवकाश होंगे वो ही उसको सेवा समाप्ति अवकाश मिलेंगे। बाकी ये किसी भी सिचुएशन में 150 से अधिक नहीं होगा। तो अपन ने ऊपर बात ही की थी कि ये जब कर्मचारी की सेवा समाप्ति की जाती है तब उसको 300 तक अधिकतम उसको उपार्जित अवकाश मिलते हैं, लेकिन जब वो रेजिग्नेशन दे के जाएगा तो उसको आधे ही मिलेंगे। तो 300 के आधे मैक्सिमम 150 ही हो सकते हैं, तो 150 से ज़्यादा उसको अवकाश देय नहीं होंगे। फिर कर्मचारी को देय सेवा समाप्ति अवकाश वेतन एक मुश्त तथा एक समय में नियम 91 व्यय के अनुसार चुकाया जाएगा। मतलब अभी इसको पेमेंट कैसे होएगा इस सेवा समाप्ति अवकाश का? तो अपन ने जैसे वो पढ़ा था सेवानिवृत्ति पर जो अवकाश का पेमेंट होता है, जो नकदीकरण करवाता है, वो उसी के हिसाब से, उसी फॉर्मूले के हिसाब से एक बार में 91 व्यय के अनुसार उसको पेमेंट किया जाएगा। फिर सेवा समाप्ति अवकाश नियम कर्मचारियों को देय नहीं होगा। किसको ये देय नहीं है सेवा समाप्ति अवकाश? ऐसा कर्मचारी या शिक्षार्थी जो राज्य सेवा में पूर्ण समय हेतु नियुक्त नहीं हो, मतलब जो परमानेंटली जो कर्मचारी या शिक्षार्थी को राज्य सेवा में नियुक्त नहीं किया हो उसको ये देय नहीं है। कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने पर, मतलब उसको टर्मिनेट कर दें अपन सर्विस से, उसको भी ये नहीं मिलेगा, सेंक्शन नहीं होगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने पर सेवा समाप्ति, मतलब कोई किसी ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग ले लिया हो और उसके आधार पर उसकी सेवा समाप्त की जा रही हो तो उसको भी ये लीव नहीं दी जाएगी। फिर नियम 96 है असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको EOL भी बोलते हैं। तो निम्न अंकित विशेष परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियों में असाधारण अवकाश मिल सकता है? जब नियमों के अंतर्गत उसे अन्य अवकाश देय नहीं हो, मतलब उसके पास कोई और अवकाश पेंडिंग नहीं हो, बैलेंस में नहीं हो, उसके पास सारे अवकाश उसके ख़त्म हो गए हो, या जब अन्य अवकाश बकाया हो किंतु कर्मचारी स्वयं असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन करता हो। मतलब उसके पास अवकाश तो पड़े हैं लेकिन कर्मचारी खुद ही अप्लाई कर रहा है कि मुझे असाधारण अवकाश दिए जाएं, तब उसको इन 2 कंडीशंस में असाधारण अवकाश दिए जा सकते हैं। अब कितने होंगे? तो अस्थायी सेवा के जो कर्मचारी होंगे उनके एक समय में 3 माह या 18 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब मिनिमम 3 माह तक है, उसको 18 माह तक भी उसको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। अब कैसे देंगे? 3 माह से अधिक का असाधारण अवकाश होगा वो वित्त विभाग की सहमति से कर्मचारी की लंबी बीमारी अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। 3 माह तक का तो जो आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कर सकता है, उससे ऊपर के लिए आपको वित्त विभाग की सहमति लेनी पड़ेगी। और वो भी किस चीज़ के लिए? सिर्फ लंबी बीमारी हो गई हो आपको या कोई अध्ययन पाठ्यक्रम आपको पूर्ण करना हो, उसकी स्वीकृति के आधार पर ही ये 18 माह तक दिया जा सकता है। स्थायी कर्मचारियों को 24 माह तक की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश सहित स्वीकृत किया जा सकता है। जो परमानेंट, अभी तक अपने बात की थी अस्थायी कर्मचारियों की, टेम्परेरी एम्प्लॉय की, अब स्थायी कर्मचारियों को कितना मिल सकता है? तो वो मिल सकता है 24 माह तक का। इसमें अध्ययन अवकाश भी शामिल होगा, मतलब अध्ययन अवकाश के लिए भी हो जाता है तो वो भी इसमें शामिल होता है। तो 24 माह तक का उसको असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
फिर बात करते हैं अस्थायी महिला कर्मचारी जो सुरक्षा कर्मियों की पत्नियां हैं और परिवार के साथ रहने के लिए अवकाश के लिए आवेदन करती है, तो उन्हें 6 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। मतलब जो टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और जो सुरक्षा कर्मियों की पत्नियां हैं वो अपने परिवार के साथ रहने के लिए अवकाश के लिए आवेदन करती है, तो उनको भी असाधारण अवकाश 6 माह तक का स्वीकृत किया जा सकता है। फिर नोट है 97(4) के अनुसार कर्मचारी को असाधारण अवकाश लेने पर किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्त नहीं होगा। मतलब इस जो असाधारण अवकाश होगा इसमें कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश वेतन नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। एक अस्थायी कर्मचारी जिसकी नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत हुई है तथा जिसने नियमित सेवा के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसे असाधारण अवकाश स्थायी कर्मचारी को बात ही स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब कोई भी अस्थायी कर्मचारी निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुआ हो और उसने नियमित सेवा 3 साल की सर्विस हो गई हो, उसके 3 साल पूरे कर लिए हो, तो उसको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलेगी वो स्थायी कर्मचारी की बात ही उसको स्वीकृत की जा सकती है। फिर नियम 97 अवकाश वेतन की राशि। तो अपन अभी तक बात करके आ रहे थे कि भाई अवकाश में आपको अवकाश अवधि में क्या वेतन मिलेगा, तो वो अपने इंडिविजुअली वहीं बात कर ली। तो ये कोई क्वेश्चन बन सकता है कि अवकाश वेतन की राशि के संबंध में कौन सा नियम है, तो वो नियम 97 है। तो इस नियम में विभिन्न अवकाश अवधि में मिलने वाली अवकाश वेतन राशि का वर्णन है, जो अपन इंडिविजुअल जो अवकाश पढ़ रहे हैं उसमें ही अपन ने नोट में अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर नियम 99 विशेष असमर्थता अवकाश स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। तो एक राज्य कर्मचारी जिसे अपने कर्तव्य की उचित पालना करते हुए या अपनी राज्य की स्थिति के कारण चोट लगी हो या चोट पहुंचाई गई हो या चुनाव ड्यूटी में चोट लगी हो और जिसके कारण वह कर्मचारी ड्यूटी करने के लिए असमर्थ हो गया हो, तो उसे विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब कोई भी कर्मचारी ड्यूटी की परफॉर्म करते हुए उसको चोट लग गई हो या कोई राज्य की स्थिति ऐसी हो कि उसकी चोट लग गई हो, मतलब ड्यूटी करते हुए एक तरह से ये मान सकते हो आप ड्यूटी पर ही उसको चोट लग गई हो या किसी ने चोट पहुंचा दी हो उसको ड्यूटी करते हुए, या उसकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में लग रखी थी, चुनाव में उसकी ड्यूटी थी और वहाँ उसको चोट लग गई हो और इस वजह से वो असमर्थ हो गया हो ड्यूटी करने के लिए, मतलब सेवा करने लायक नहीं रहा हो, तो उसे विशेष असमर्थता अवकाश दिया जा सकता है। अब विशेष असमर्थता अवकाश चिकित्सीय मंडल मतलब चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा तथा किसी भी दशा में 24 माह से अधिक स्वीकृत नहीं होगा। मतलब जो चिकित्सा बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड होगा, वो इसको प्रमाण पत्र देगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, उसी के आधार पर होएगा और ये किसी भी हाल में 24 माह से अधिक स्वीकृत नहीं होगा। 24 माह मैक्सिमम आप इसको असमर्थता अवकाश दिया जा सकता है। फिर यहाँ नोट है असमर्थता अवकाश काल में वेतन। मतलब अब इसमें वेतन क्या मिलेगा, तो उस सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को 120 दिन का पूर्ण वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 दिन का पूर्ण वेतन देय होगा। मतलब असमर्थता अवकाश अगर 120 दिन तक का है उस सेवा वाले कर्मचारियों के लिए और 60 दिन का है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए, तो ये पूर्ण वेतन उनको देय होगा। इसके पश्चात जो शेष समय होगा, इससे ऊपर के जो भी समय होगा अवकाश अवधि होगी, उसमें 97(2) के अनुसार अर्धवेतन के समान अवकाश देय होगा। मतलब अर्धवेतन के हिसाब से जो राशि बनती है वही उसको दी जाएगी। कर्मचारियों के विकल्प पर उपार्जित अवकाश की अधिकतम अवधि के लिए जो अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती है वो पूर्ण वेतन देय होगा। कर्मचारी ये विकल्प दे दे कि मेरे तो पीएल कम कर लो और पीएल के हिसाब से ही ये स्वीकृत कर दो असमर्थता अवकाश, तो उसको पूर्ण वेतन मिलेगा, तो पूरा वेतन उसको मिल जाएगा पूरे समय के लिए। लेकिन जो ये एसी वाला विकल्प देगा, ये जो अवकाश एडजस्ट करवाएगा उपार्जित अवकाश से, तो उसके लिए उसको अवकाश का आधा समय उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में से कम किया जाएगा। तो जितनी अवधि के लिए वो ये विकल्प देगा उसकी आधा समय मतलब आधी अवधि उपार्जित अवकाश के लेखों में से कम की जाएगी। फिर नियम 100 है असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत होने पर अवकाश वेतन में से क्षतिपूर्ति की राशि कम कर भुगतान की जाएगी। अब जो इसकी असमर्थता हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, इसके कारण उसको कोई क्षतिपूर्ति मिलती है, कोई रिम्बर्समेंट होता है, कोई इसको मुआवजा मिलता है, तो जो अवकाश वेतन जो मिलेगा उसमें से क्षतिपूर्ति की राशि कम करके फिर उसको पेमेंट होएगा, उसमें से उतनी राशि कम हो जाएगी जो उसको क्षतिपूर्ति के रूप में मिली है। फिर नियम 101 है सैनिक कर्मचारियों को भी विशेष असमर्थता अवकाश सैनिक कर्मचारियों के समान दिया जा सकता है। मतलब सैनिक जो होंगे कर्मचारी उनको भी विशेष असमर्थता अवकाश सैनिक कर्मचारियों के समान दिया जा सकता है, ये नियम 101 कहता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके रिलेटेड जो और आगे के नियम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।